7 जुलाई गोरखपुर दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के शताब्दी कार्यक्रम के समापन समारोह में लेंगे हिस्सा। सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती आज राजधानी लखनऊ आएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी रेल डाक सेवा के नए भवन का करेंगे शुभारंभ। प्रदेश के हाईटेक गोरखनाथ थाना का करेंगे लोकार्पण। बिजली कटौती के खिलाफ आम आदमी पार्टी का आज हल्ला बोल लालटेन जुलूस निकाल कर करेंगे विरोध प्रदर्शन। फर्रुखाबाद में हैवान बना पिता 2 बच्चों समेत पत्नी पर किया गड़ासे से हमला। 5 साल के मासूम की मौत, खुद भी लगाई फांसी। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बंद होगी धर्मस्थल, स्कूल और हाईवे के पास की शराब दुकानें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती है आज। कार्यक्रम में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। बता दें आपको कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन है। शाह, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी करेंगे शिरकत। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन आज। शाह, रामदास अठावले, जीतन राम मांझी करेंगे शिरकत। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती है आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? लखनऊ एयरपोर्ट अब से थोड़ी देर में अमित शाह पहुंचने वाले, अपडेट क्या है फिलहाल इस खबर को लेकर? पवन, आवाज आ रही है आपको? लगता है पवन से संपर्क नहीं हो पा रहा, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन है और जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रामदास अठावले, तमाम दिग्गज आज आपको बता दें कि जयंती पर शिरकत करने वाले हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको कि सोनेलाल पटेल की आज 74वीं जयंती है, जिसके उपलक्ष्य में जगह जगह पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोपहर करीब 1 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। से थोड़ी देर में एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता पवन तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ जानकारी है? आपसे थोड़ी ही देर में अमित शाह पहुंचने वाले हैं एयरपोर्ट। कई दिग्गज आज इस जयंती के जो उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया है, इसमें शामिल होंगे। जी, आपको बता दें कि सोनेलाल पटेल की जो जयंती है वो मनाई जा रही है। आज यहाँ लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो है इसका कार्यक्रम रखा गया है। इसमें भाग लेने के लिए जो देश के जो गृह मंत्री अमित शाह अब से थोड़ी देर में लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जिस तरह से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए ये जो आज जयंती मनाई जा रही काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह जो विपक्षी पार्टी है अपनी एकता को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं और 2024 की लगातार तैयारी कर रहे हैं, उसको देखते हुए एनडीए की एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कई लोग, जिसमें बड़े नेता भी शामिल होंगे, जिससे कि आगे जो 2024 का जो चुनाव है उसकी रणनीति भी इसमें बनाई जाएगी। और इसमें भाग लेने के लिए अब कुछ ही देर बाद लगभग 2 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। 1 बजे का वक्त था, 1:05 हो रहे हैं। कब तक पहुंचेंगे अमित शाह? फिलहाल इसको लेकर क्या कोई अपडेट है?
मिली है। लगभग 2 बजे गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर लखनऊ एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे जी। सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं? लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर जो वीआईपी मार्ग है और जो शहीद पथ का मार्ग है उस पे होर्डिंग बैनर लगाए गए हैं, जिसमें अमित शाह की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं, अनुप्रिया पटेल की तस्वीरें लगाई गई हैं। तो इस तरह देखा जाए तो लखनऊ एयरपोर्ट से निकलकर जहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान है वहां तक जो मार्ग है उसके दोनों तरफ बैनर और होर्डिंग लगातार बड़ी बड़ी ठीक है पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि सोनेलाल पटेल की 74वीं जयंती है आज, जिसके उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तमाम बीजेपी के दिग्गज आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का समर्थन किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया यूसीसी का समर्थन। बसपा सुप्रीमो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी बनाने का प्रयास, मगर इसे थोपने का नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रखकर ही कदम उठाने चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है, इस देश में लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। यानी कि मायावती ने साफ कहा कि वो यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये लागू करने की कोशिश की जा रही है उस तरीके से वो सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी यूसीसी को लागू करने के खिलाफ नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सतीश संगम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, क्या कुछ जानकारी है? बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो बयान दिया कि उनकी पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो तरीका अपनाया जा रहा है उस तरीके के खिलाफ है। बिल्कुल, आज की जो खबर है बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से यही है कि यूसीसी यानी समान नागरिकता कानून का बीएसपी ने समर्थन किया। अभी कुछ समय पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसके जरिए उन्होंने इस पर बात रखी। उन्होंने साफ तौर से कहा कि इसके गलत तरीके से इसके इस्तेमाल न किया जाए, इसको देश पर थोपा ना जाए, बल्कि इसका समर्थन के तौर पर भी जो संविधान में धारा 44 है उसके तहत कहीं न कहीं देश हित के लिए है और इस पर काम करना जरूरी है। सरकार को उन्होंने इस तरह कहा है कि जब भी इसका सदन में यानी कि पटल पे रखा जाएगा तो उस वक्त जब इस पर काम होंगे तो इस तरह से सभी को ध्यान में रखते काम किया जाए। तो बहरहाल जो चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से इससे पहले लाया गया, उससे पहले इसको राजनीतिक एजेंडे के तौर पे लाया गया, खासकर बीजेपी की तरफ से, तो ऐसे में जो भी पार्टी इसका समर्थन कर रही है तो समूह आगे संकेत है कि एनडीए के साथ कैसे जुड़ रही है। हालांकि इससे पहले एक तरह से आम आदमी पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था। कल क्षेत्रीय स्तर की जो पार्टी है सुहेल देव समाज पार्टी, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। तो बहरहाल जो अभी की तस्वीर यही है कि बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसके जरिए से कहीं न कहीं समान नागरिकता कानून का समर्थन किया है और इसके जरिए उन्होंने साफ संदेश दिया है कि इसके हम विरोध में नहीं है और जो भी देश हित के लिए होगा यानी कि समाज हित के लिए होगा इसका पूरी तरह से समर्थन करेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम सतीश जी इसकी बात करें कि जो समर्थन बसपा सुप्रीमो की तरफ से मिला है, क्योंकि एक और जहां विपक्षी खेमा एकजुट होने की बात कर रहा है, यूसीसी के खिलाफ है, और ऐसे में मायावती का समर्थन, इससे हम किस रणनीति के तहत देखें? देखिए, बीएसपी सुप्रीमो अगर आप देखें कि जो बिहार में जो गठबंधन की जो विपक्ष दल की खासकर बात करें, उसकी बैठक हुई तो पूरे नए सिरे से उन्होंने नकार दिया, उसमें बैठक में नहीं शामिल हुई थी। हालांकि ये भी आरोप था कि नीतीश कुमार इनको आमंत्रित नहीं किए थे, लेकिन बहरहाल जिस तरह की तस्वीरें गठबंधन में आई थी उससे जब इनकार या इस बैठक में न शामिल होने का संकेत है कि आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं ये बीजेपी की तरफ झुकाव हो सकता है। खासकर मतलब मायावती की अगर बीएसपी की बात करें तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं ये चीजों को जोड़ा जा रहा है कि जब चुनाव होंगे उसको लेकर जब उम्मीदवारों को चयन होगा, जब गठबंधन की चीजें आएंगी तो हो सकता है कि एनडीए के साथ जुड़े। लेकिन बहरहाल अभी से तस्वीरें इससे नहीं कह सकते, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी को देखें एक तरह से
आम आदमी पार्टी को देखकर जिस तरह से समर्थन की है, तो उसमें ये तो नहीं कहा जा सकता कि गठबंधन में यानी एनडीए के साथ आएंगे। लेकिन बहरहाल जो समान नागरिकता कानून है, जो देश हित के लिए माना जा रहा है, चुनाव से पहले जो बीजेपी की तरफ से इसको लाया जा रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं इस तरह का समर्थन ये संकेत देता है कि आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं जुड़ाव हो सकता है, यानी कि एनडीए के साथ यानी बीजेपी की तरफ बीएसपी के झुकाव जा सकता है। हालांकि आपको मालूम हो कि मानसून सत्र भी चलने वाले हैं 20 तारीख से, तो उसमें भी उस पटल पे एक तरह से बीजेपी इस मुद्दे को भी रखेगी, इस बिल को रखेगी। तो जो उत्तर प्रदेश में खासकर बीएसपी के पास जो सांसद हैं, उसका सीधे तौर पर समर्थन करेंगे। जो अभी का जो बयान आया सुप्रीमो का, तो जब इस बिल को रखा जाएगा पटल पे, तो कहीं न कहीं इसका समर्थन इस तरह से बीएसपी की तरफ से किया जाएगा। हालांकि अगर क्षेत्रीय स्तर की बात करें, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि स्वतंत्र समाज पार्टी के पास सभी विधायक हैं यहाँ पर, तो ऐसा कोई राज्यसभा के क्षेत्र में चीजें आएंगे तो हो सकता है कि वो भी समर्थन करें। लेकिन जिस तरह से गठबंधन एकजुट हो रहा है एक तरह से मोदी खेमे के खिलाफ यानी बीजेपी के खिलाफ, तो ऐसे में बीएसपी का इस तरह से बयान आना तो साफ जाहिर है कि गठबंधन के साथ कोई नहीं जा रही है और कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी का समर्थन कर रही है। जो पिछले कई चुनाव में जिस तरह से आरोप लगता रहा, अगले पिछले विधानसभा की तस्वीरों को हमने अगर देखें, इसमें जो भी विपक्ष पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें, उन्होंने साफ ये कहा, आरोप लगाया बीएसपी के ऊपर कि बी टीम है बीजेपी की। तो उस वक्त हमने नतीजा देखा कि विधानसभा चुनाव में किस तरह का रिजल्ट रहा है। खासकर बीएसपी का सिर्फ एक उम्मीदवार जीतता है, यानी विधायक बनता है उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में कहीं न कहीं बीजेपी के साथ एक तरह से बीएसपी जा सकती है। ठीक है सतीश, देखना होगा कि जो बसपा सुप्रीमो की तरफ से बयान आया है, इसके क्या सियासी मायने आगे देखने को मिलते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बयान दिया है कि यूसीसी लागू करने के समर्थन में मायावती हैं और उन्होंने ये भी कहा कि संविधान की धारा 44 में यूसीसी का जिक्र है और इसे थोपने के लिए लेकिन नहीं कहा गया है। उन्होंने कहा कि मैं समर्थन करती हूँ यूसीसी का, लेकिन जिस तरीके से लागू किया जा रहा है मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। कानपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में जमकर हंगामा। डॉक्टर्स पर लगाया गलत उपचार का आरोप। आपको बता दें कि इलाज के दौरान प्रसूता की मौत हो गई। डॉक्टर्स पर गलत इलाज करने का आरोप लगा है। डॉक्टर नीति सहगल पर गलत उपचार का लगा आरोप। प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर्स और स्टाफ फरार हुए। डॉक्टर नीति सहगल और अस्पताल के स्टाफ पर केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। डीसीपी साउथ जोन के गोविंद नगर इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इलाज के दौरान प्रसूता की हुई मौत। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मधुर मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुर, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? आप बताना चाहें, गोविंद नगर के सिंधी हॉस्पिटल पूरा मामला है। कल यहाँ पर एक प्रसूता भर्ती की गई थी, जिससे कल रात को इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसमें बच्चा दोनों की मौत हो गई है। परिजनों ने कल हंगामा किया। हंगामा करने के बाद जब पुलिस मौके पहुंची, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ था, जो डॉक्टर थे और जो लोकल स्टाफ था, वो सब वहाँ से पिछले दरवाजे से भाग गया था, जिसके बाद से जो परिजन थे उन्होंने काफी हंगामा किया। पुलिस को उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन मुकदमा तो गैर इरादतन का दर्ज कर लिया गया, लेकिन उनके परिजन बॉडी रख के सड़क पे जाम भी किया है और उनके हत्या का आरोप लगा रहे थे कि हत्या 302 की धारा लिखी जाए। लेकिन काफी समझाने पर पुलिस अधिकारी मौके पहुंचे, उनको काफी समझाया गया। उसके बाद से वहां से वो सौ लेके वो जा चुके हैं। लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन परिजनों साफ कहना है कि इनकी गिरफ्तारी जल्द करनी चाहिए। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अभी जो डॉक्टर्स फरार है, स्टाफ फरार है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी पुलिस ने छानबीन शुरू की है क्या?
जी बिल्कुल, ऐसे भी पाऊ पूर्व संतोष कुमार सिंह जब मौके पर पहुंचे थे तो परिजनों का ये था कि इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए, कहीं से भी ढूंढ के लाया जाए। लेकिन जो परिजन है उनका वो जो सड़क भी जाम किए थे, वो सड़क से उठ नहीं रहे थे। उनका साथ था कि तत्काल उनको मौके से गिरफ्तार कर कहीं से ढूंढ के लाएं। लेकिन पुलिस ने काफी समझाने के बाद भी जब वो नहीं माने तो सिटी बाबू वो मौके पहुंचे, उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की जाएगी, ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। उसके जब बाद जो परिजन है वो वहां सौ लेके जा चुके हैं और पुलिस में कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि निजी अस्पताल में उपचार के दौरान प्रसूता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है। परिजनों का आरोप है कि लापरवाही की वजह से प्रसूता की जान गई है। शव रखकर आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन भी किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की छानबीन की जा रही है। हमारी बहन अब नहीं रही इस दुनिया में। मैं यहाँ लगभग 6:30 बजे पहुँचा अपनी माता पिता के साथ, और मैंने पूछा कि किस डॉक्टर ने ऑपरेट किया। इन्होंने बोला डॉक्टर नीति सहगल। फिर मैंने नीति सहगल से पूछा कोई डिटेल्स वगैरह है, इन लोगों ने मना कर दिया। फिर मैंने गूगल से निकाला उसका नंबर, ये रहा उसका नंबर, मैं नंबर बता देता हूँ। और उससे मुझे उस लेडी डॉक्टर से 1 मिनट बात हुई मेरी, ठीक है। उसका नंबर है 9415405463, ठीक है। उसको मैंने कॉल किया, उसने बोला कि डॉक्टर नीति सहगल स्पीकिंग। मैंने इतना पूछा कि मैडम आप वही हो जो आरके हॉस्पिटल में ऑपरेट करती हो? वो कॉल म्यूट करके उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसको सिर्फ इतना ही कहा कि मैडम आपने जो 2 हत्या किया है उसका जवाब देना पड़ेगा और कब तक भागोगी। वो म्यूट करके एक भी जवाब नहीं दिया। अब मेरा प्रशासन से ये सवाल है कि अगर प्रशासन चाहता तो अभी तक नीति सहगल को यहाँ पेश करता या थाने में बैठाता, उसको पूरा प्रोटेक्शन देता। क्योंकि हम उस परिवार से नहीं है जो हमला करें या कुछ किसी तरह का मतलब किसी हार्म करे किसी को। उसको हम चाहते हैं उसको पेश किया जाए और जितने भी उस टाइम पे एम्प्लॉयज़ स्टाफ थे उसको बैठाया जाए सामने और कैमरा रिकॉर्डिंग ऑन किया जाए और हम उससे क्वेश्चंस करेंगे। अगर वो क्वेश्चंस के आंसर सेटिस्फैक्ट्री देती है तो ठीक है, लेकिन वो भी कोर्ट में जाएगा, और नहीं देती है तो इमीडिएट उसको जेल में डाला जाए। आया था सुबह 9:15 बजे, यहाँ पे मैंने पर्चा बनवाया। पर्चा बनवाने के बाद दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर जो परामर्श देती हैं पहले सीट पे, उन्होंने परामर्श दे के दूसरे वाली सीट पे मैं भेज दिया जिसमें वो बैठती हैं, क्या नाम उनका, नीति सहगल। नीति सहगल ने उसको देखा, उसके बाद उन्होंने बोला कि बच्चे में मूवमेंट थोड़ा कम है तो इसलिए आप जो है ये टेस्ट करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड प्लस 2 टेस्ट लिखे हुए थे, तो अल्ट्रासाउंड कराने गया मैं, तो अल्ट्रासाउंड में सारी रिपोर्ट्स हमारी नॉर्मल निकली। परंतु उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए क्योंकि हो सकता है कि आपको जो थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए। अब हम क्या करेंगे, आपको दवा दे के ज़्यादा दर्द करा के आपको नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिजेरियन कर देंगे। तो शाम को इन्होंने देखा, बोले कि बच्चे का मूवमेंट उतना हमें नहीं समझ में आ रहा है तो इसलिए आप सिजेरियन करवा लीजिए। और इन्होंने क्या किया, उसको एडमिट किया। 6 से 7 के बीच में उन्होंने उसको एडमिट कर लिया। अब सिजेरियन ऑपरेशन सिर्फ 15 से 20 मिनट का होता है और कुछ उसमें नहीं होता है, परंतु ये लोग उसको ले गए और ले जाने के बाद करीबन 2 से ढाई घंटे अंदर रखा। तब अचानक से मैं अंदर गया तो बोलने लगे कि पेशेंट को सांस नहीं आ रही है, इसको रीजेंसी ले जाना पड़ेगा। तो मैंने कहा अब तक आप लोग क्या कर रहे थे? तो बोले कि हमने एम्बुलेंस बुलाई है, जो कि इनकी 1 घंटे बाद आई है। एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद, इस हॉस्पिटल में एम्बुलेंस बुलाने के 1 घंटे बाद आती है। रायबरेली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गरीब परिवार के लिए बारिश बनी आफत। बारिश बनी आफत। बारिश के दौरान कच्चा मकान गिरा, युवक की हुई मौत। बता दें कि मलबे में दबने से 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। परिजन कई वर्षों से पीएम आवास के लिए लगा रहे थे चक्कर। खीरू थाना क्षेत्र के नुनेरा गांव की घटना बताई जा रही है। अरे बच्चा आज का कॉलोनी मिली हो तो आज हमारा बच्चा न मरता है। ये घटना ना हुआ तो को हमका कॉलोनी नहीं देना, पुराने प्रधान को नहीं देना। वो सुनवाई नहीं की ना, तब को सुनवाई नहीं की ना। कॉलोनी के लिए आपने ऑनलाइन किया था? हाँ ऑनलाइन की ना,
प्रधान जी से कहा था? हाँ प्रधान तो कहा 2-3 दिन प्रधान के लगे अच्छा, प्रधान के लगे न बरेली तो की ना कागज सब बरेली में देना है, तब भी आपको कॉलोनी नहीं मिली? कॉलोनी नहीं मिली। अगर कॉलोनी मिली होती तो आज आपका बच्चा खत्म नहीं होता। हाँ हमारा बच्चा ना खत्म हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, इसकी बात करें तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी प्रशासन जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो भ्रष्टाचार में इस तरह लिप्त है कि आज उसी भ्रष्टाचार की भेंट एक युवक चढ़ गया है। पूरा दरअसल मामला खीरो थाना क्षेत्र के एक नरैना गांव पड़ता है। वहां पर एक रोशन नाम का व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 19 साल थी। वो अपने घर पे सो रहा था कि बगल में ही एक कच्ची दीवार थी और भरभराकर उसके पास गिर पड़ी, क्योंकि उसके पास और कोई मकान नहीं था और कच्ची 2 कोठरियां बनी थी और वो दीवार थी, वो दीवार ही उसके ऊपर गिर गई, रोशन के ऊपर। जैसे ही वो दब गया रोशन, वहां चीख पुकार मची और चीख पुकार मचने के बाद पूरा जो स्थानीय वहां का लोग है, जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण है, वहां मौके पे पहुंचे और मलबे से उस युवक यानी कि रोशन को बाहर निकाला गया और आनंद फानन अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रोशन ने दम तोड़ दिया। लगातार उसकी मां ने कई बार प्रधान से, यहाँ के प्रशासन से ऑनलाइन भी आवास के लिए गुहार लगाई थी, आवास के लिए आवेदन भी किया था और प्रधान से भी कई बार कहीं ना कहीं इसकी शिकायत और इसके लिए आवेदन करने की बात कही थी। लेकिन स्थानीय प्रशासन और प्रधान की भ्रष्टाचार की भेंट आज एक जो युवक है रोशन वो चढ़ गया। अगर बात करें तो जिस तरह से वो रोशन था, उसका पिता भी कुछ दिन पहले उसकी मौत हो गई थी। वो पूरे परिवार का एक अकेला वारिस था और उसकी अपने माँ, जो उसकी माँ है विधवा, उसके साथ रहता था। अब बेटे की मौत के बाद अब विधवा माँ के साथ किस तरह वो विधवा माँ जिंदगी काटेगी? और एक कहीं ना कहीं ये सरकार को ओझे वचर जरूर लेता है कि जो सरकार की नीति है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ उल्टी दिखती हुई नजर जरूर आ रही है। फिलहाल जिस तरह से ये दीवार गिरी है और रोशन की मौत हुई है, पूरा जो स्थानीय प्रशासन था मौके पर पहुंचा है और जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही जो पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है और उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल जो एसडीएम है वहां के लालगंज के, उनसे जब खासतौर पर इस मामले को लेकर बात की गई कि कई बार परिवार ने आवेदन किया था और पीएम के लिए भी उसने गुहार लगाई थी, लेकिन क्या अभी तक उस गरीब परिवार को आवास मिलना नहीं था? उनका तो प्रशासन का, एसडीएम का वही रटाया पुराना जवाब आया कि इसकी जांच कराई जा रही है, कहां उसने आवेदन किया है इसको भी दिखवाया जा रहा है। जो भी तथ्य निकल कर आएंगे, जो भी कर्मचारी या कोई भी अधिकारी इसमें लिप्त होगा तो उसके साथ कठिन कार्रवाई, कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये चीज ठीक है, परिवार वालों को क्या आश्वासन दिया गया है? क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि प्रधान से भी कई बार शिकायत की गई महिला द्वारा, उस पर फिलहाल प्रधान की तरफ से भी कोई रिएक्शन आया है क्या? उनसे बातचीत की है आपने? फिलहाल जिस तरह से जब उनके परिजनों में कोई परिवार, एक ही बेटा था उनका वारिस जो जिसका नाम रोशन था, वो भी उसकी मौत हो गई। उसकी माँ विधवा माँ है। जब उसकी माँ से बात करने की कोशिश की गई तो उसकी माँ का भी साफ तौर पर कहना था कि जो खंड विकास है वहां पर हम कई बार जो वीडियो है उनसे मैंने कहा और ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन कहीं पूरे मामले सिफर रहे। जांच आई लेकिन हमको कोई आवास नहीं दिलाया गया। काश अगर मेरे पास आवास होता तो शायद आज मेरे बेटे की मौत नहीं हुई होती। अब देखने वाली बात होती है कि बेटे की मौत के बाद क्या प्रशासन जागता है या फिर वो ठंडे बस्ते में डाल देता है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों की भेंट आज रायबरेली में एक नवयुवक जरूर चढ़ गया है ऐसे। बिल्कुल मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि गरीब परिवार के लिए बारिश आफत बनी, जहां पर एक 19 वर्षीय बालक की दीवार गिरने से मौत हो गई है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन कह रहे हैं कि अगर उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का घर मुहैया हो जाता तो आज उनका बच्चा जिंदा होता। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।